नमस्कार, ये न्यूज टुडे देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ रामकृष्ण शुक्ला। वोटरों में उदासीनता, सूची में खामियां और मतदान का प्रतिशत 46। नगर निकाय चुनाव का पहला चरण खत्म हो चुका है, यानी जंग का आधा सफर अब खत्म हो गया है। लेकिन सवाल ये कि आधी जंग में किसने बाजी मारी और दरअसल ये कम वोट प्रतिशत क्या कुछ दर्शा रहा है, इसे समझने के लिए हमारे साथ एक खास पैनल मौजूद है। हमारे साथ बीजेपी से हरीश श्रीवास्तव है, कांग्रेस का पक्ष रखेंगे सुधा मिश्रा और आम आदमी पार्टी से जुड़ेंगे अरुण सिंह। आप तीनों ही खास मेहमानों का बहुत स्वागत हमारे साथ इस खास डिबेट शो में। इस चुनाव में अपनी जीत का दावा कर रहे हैं, इसे समझने के लिए हम इस खास पैनल के साथ आपके साथ मौजूद हैं। हमारे साथ बीजेपी से हरीश श्रीवास्तव जी। हरीश जी, बहुत स्वागत है आपका। कांग्रेस से हमारे साथ सुधा मिश्रा जी हैं। सुधा जी, आपका भी बहुत स्वागत है। और अब से थोड़ी देर में हमारे साथ जुड़ेंगे आम आदमी पार्टी का पक्ष रखने के लिए अरुण सिंह। हरीश जी, सबसे पहले रुख आपका करेंगे। वोटरों में उदासीनता यहां पर साफ तौर पर देखी गई है, क्या कुछ ये मैसेज है? ये एक बार सवाल फिर से करें। मेरा सवाल ये है कि वोटरों की उदासीनता जो है 46% मतदाता जो हैं वो पहले चरण में वोटिंग के लिए निकले हैं, क्या कुछ ये मैसेज दे रहा है? देखिए, ये निराशाजनक जरूर है और चिंता की बात है कि लोग अपने मताधिकार के प्रति जो जागरूकता होना चाहिए वो लोगों में उसकी कमी देखी गई है। उसको लोगों की शिथिलता कहें या लोकतंत्र की इस प्रक्रिया में के प्रति उदासीनता कहें, लेकिन ये हम सब के लिए एक चिंता का विषय है कि लोकतंत्र में जितना अधिक लोग अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे उतना ही एक जो प्रतिनिधित्व की जो प्रणाली है वो और मजबूत होगी, लोकतंत्र और मजबूत होगा। नहीं, ठीक है, ये तो लोकतंत्र की बात हो गई, लोगों की उदासीनता की बात है, लेकिन दरअसल ये मैसेज क्या दे रहा है? पहले चरण में कौन कितना आगे? हरीश जी। देखिए, मैं पूरे भरोसे के साथ कह सकता हूं कि भारतीय जनता पार्टी पिछले भी रिकॉर्ड को तोड़ करके मेयर सीटों में तो 100% भारतीय जनता पार्टी जीतेगी और नगर पालिका परिषदें, नगर पंचायतें, इन सब में 80 से 90% रिजल्ट भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में होगा। ऐसा हम अपने लोक कल्याणकारी जो आदरणीय योगी जी, मोदी जी के सरकार के नीतियां और कार्यक्रम, उसके क्रियान्वयन और गरीब कल्याण योजनाओं की सार्थक क्रियान्वयन, बिना भेदभाव पूर्ण क्रियान्वयन, कानून व्यवस्था और बहुत सारी जो विकास की योजनाएं हैं उनको साकार हुई हैं। इसलिए मैं भरोसे के साथ कह सकता हूं कि उत्तर प्रदेश की जनता जनार्दन स्थानीय निकाय में भारतीय जनता पार्टी सरकार बहुत मजबूती के साथ बनाएगी। सुधा मिश्रा जी, बीजेपी का भरोसा है कि शहरों में एक बार फिर से बीजेपी सरकार बनाती हुई नजर आएगी, नगर निकाय चुनाव में बीजेपी जीत दर्ज करेगी। यहाँ पर कांग्रेस का विश्वास क्या कुछ कहता है? रामकृष्ण जी, आपने स्टार्टिंग में जो लाइनें बोली थी ना, वो बातें ही अपने आप स्पष्ट कर देती हैं। दावे और वादे तो बहुत किए जाते हैं, लेकिन वोट परसेंटाइल में अगर मैं सिर्फ लखनऊ को लेके चलूं, भाई योगी बाबा यही रहते हैं, हमारे मुख्यमंत्री जी यही रहते हैं, तो जाहिर सी बात की सारी शुरुआत वहीं से होनी चाहिए। 2 लाख से ज्यादा लोग मतदान स्थल से वापस लौटे, तो जो परसेंटाइल की बात हो रही है, सोचिए अगर उन 2 लाख लोगों ने भी डाला होता। जिस तरह से नाम ऐप में दिखा रहा है लेकिन वो सूची में नहीं है, पुलिस वाले बाहर से ही वापस कर दे रहे हैं। किन किन अव्यवस्थाओं के चलते इस निकाय के चुनाव में जो चीजें देखने को मिली हैं। अभी हरीश भाई कह रहे थे कि लोगों की जागरूकता, आप भी जानते होंगे रामकृष्ण जी, पहले की सरकारों में जो चुनाव आयोग हुआ करता था वो हर गली, हर सड़क, हर जगह मुनादी करता था। लोग घूमते थे कि हर व्यक्ति सजग होकर मतदान अवश्य करे। ये जो जिस तरह से परिस्थितियां क्रिएट की गई हैं जानबूझ के, वो कहीं ना कहीं दिखाते हैं जनता भी समझ चुकी है कि कुछ भी बोल ले, कुछ भी कर ले, जब मौजूदा सरकार न किसी की बात सुनने वाली है, न कुछ करने वाली है, वोट डाल के हम करेंगे क्या। इस तरह से उदासीनता पैदा किया किसने? प्रश्न इसका है। ये जो उदासीनता, आप जानते हैं कि पूरे देश में जो स्थिति पैदा की गई है लोगों के बीच में,
डर, भय का माहौल जो इनके साथ नहीं है, उनके अंदर ये भय होना कि अगर हम इनके साथ नहीं होंगे तो कुछ भी हो सकता है हमारे साथ। हम किसी धर्म विशेष के हैं, हम किसी जाति विशेष के हैं, हम इनके साथ नहीं है तो हमारे साथ तो कुछ भी होने की गुंजाइश है। इस डर ने ये तक छोड़ दिया कि लोकतंत्र का जो पहला कर्तव्य हुआ करता था उस तक लोग पहुंच नहीं पा रहे हैं, और खास करके जो पहुंच भी जा रहे हैं उनको वोट डालने से जिस तरह से दूर किया जा रहा है, उनको उनकी नाम, सोचिए विधानसभा के चुनाव भी जल्दी हुए थे, उसमें नाम जिनका था, जिन्होंने वोटिंग की थी, उनका नाम ही मौजूद नहीं है। जो आप कहोगे कि पहले क्या चेक नहीं किया था, चेक करने के बाद जिन नामों के प्रति दिखाया गया था कि नाम नहीं इनको डालना है, सब होने के बाद इतनी अनियमितता हुई कैसे, प्रश्न इस पे उठता है रामकृष्ण जी। ये चीजें आखिर सरकार की जवाबदेही किस बात को लेके है? मेरे लिए तो सबसे हास्यास्पद स्थिति ये थी कि ये पूछने पे कि बताइए क्यों मेरा नाम नहीं है, हमारे ओवरसीज के जो अध्यक्ष हैं आदरणीय उत्तर प्रदेश के आदरणीय बंशीधर मिश्रा जी, उनको डिटेन कर लिया गया गोमती नगर से, उनको बैठा के रखा गया 5 घंटे सिर्फ ये प्रश्न पूछने पे कि आखिर मेरा नाम मतदाता की सूची में क्यों नहीं है, मैं मतदान क्यों नहीं कर पाऊंगा। उठा के उनको रख लिया गया, पुलिस पकड़ के ले गई। अब सोचिए जब लोगों को खबर मिली होगी कि जो एक अध्यक्ष है, जो एक अच्छे बड़े पद पे है, जो पार्टी की चीजों को कर रहा है, उस व्यक्ति को पुलिस नहीं छोड़ रही है, तो आम जनता के क्या ये भय का माहौल नहीं क्रिएट किया जा रहा है क्या? लोगों में जो डर और भय ऐसा क्यों किया जा रहा है? लोगों के नाम सूची से क्यों काटे जा रहे हैं? क्या वजह है इसकी आप समझती हैं? खास करके नहीं रामकृष्णा जिसमें जोड़ लीजिए, खास करके जो इनके साथ नहीं है, इनको कहीं ना कहीं मालूम चल गया है, उनके नाम नहीं है। आप अगर सर्च करिए, मैं तो चाहती हूँ कि इसका एक जो जितने लोग हैं, हम पार्टी से इसके लिए अनुरोध करेंगे कि कम से कम उन व्यक्तियों का एक वीडियो और ऑडियो लिया जाए, उनसे पूछे कि आप किसको वोट देने वाले थे, या आपका क्या ऐसा चीज था जिसकी वजह से आपका नाम नहीं रहा। मतलब विधानसभा और आज के चुनाव में जो अंतर था, बहुत तो था नहीं, लिस्ट तो सबके पास है। जब इतने मतदाता बड़े हैं, इतने जो आगे विस्तार किया गया है, उसके बाद सबके नाम तो होते ही हैं। आपने 9 सालों में आधार कार्ड जोड़ो, पैन कार्ड जोड़ो, ये जोड़ो, वो जोड़ो, सबकी सारी इंफॉर्मेशन तो आपके पास है ना रामकृष्ण जी। ये तो बेफालतू की बातें हो गई कि नाम कट गया, नाम नहीं रहा। जब आप सबसे लगा रखे हो कि हर चीज आधार जुड़ गया तो सब कुछ जुड़ गया, आपकी इन्फॉर्मेशन लगाओगे हर जगह पहुंच जाएगी। कागजों में तो वोटर बढ़ गए, लेकिन दरअसल सूची से नाम काट दिए गए। सीधे तौर पर आरोप लगा रही कांग्रेस भारतीय जनता पार्टी पर। देखिए रामकृष्ण जी, पहली बात तो सुधा मिश्रा जी को इस बात की जानकारी होनी चाहिए कि जो विधानसभा की जो सूची है और नगर निकाय चुनाव, सर मुझे इसकी जानकारी है, मैं रिलेट नहीं कर रही हूँ। मैं कह रही हूँ कि अगर आप सरकार में है, मैं रिलेट नहीं कर रही हूँ, जानकारी मुझे बहुत है, बिना जानकारी के नहीं बोल रही हूँ, मैं हवाई बातें नहीं कर रही हूँ। मैं विधानसभा और निकाय चुनाव की व्यवस्था पे बात नहीं कर रही हूँ कि दोनों अलग अलग होते हैं, दोनों की वोटर लिस्ट, इसकी बात मुझे जानकारी है, उसकी बात ना करिए। आपसे जो प्रश्न है कि आखिर जिनके नाम थे, जो निवासी है, पूरा जवाब आने नहीं, आप सीधे मेरे ऊपर नहीं, देखिए ये तरीका भाजपाइयों का होता है कि आप हमारे ज्ञान पे, हमारी जानकारी पे, हम क्या जानते हैं क्या नहीं जानते हैं, उस पे प्रश्न लगा देंगे, और आपको लगता है कि ये प्रश्न खड़ा कर देंगे, दर्शकों को समझ में आ जाएगा और आपकी बात वहीं छोड़ देंगे। अपनी बात आपने ये बात कही थी, इसलिए बात नहीं कही। आपने कहा नहीं, बात मैंने इसलिए कही थी क्योंकि चुनाव में अगर घर का एड्रेस, हमारे घर का एड्रेस, हमारे परिवार के लोग सभी कुछ मौजूद है, तो निकाय के चुनाव में उसमें से 2-3 लोगों का नाम कट जाना प्रश्न खड़ा करता है ना हरीश जी। देखिए निश्चित रूप से लोग इस तरह के प्रश्न खड़ा करेंगे, लेकिन जी हरीश जी, पहली बात ये है कि इसके लिए जो शासन प्रशासन के जो तंत्र इसमें लगते हैं, एक तो कहीं न कहीं उनकी दोषपूर्ण कार्यशैली रही, लेकिन हमारी भी जागरूकता कमी है। आजकल ऑनलाइन सब चीजें आती हैं। चुनाव आयोग भी पहले से महीने भर का समय देता है कि जिसका नाम नहीं है, जिसका नाम जोड़ना हो, जिसका वो ऑनलाइन भी चीजों को कर सकता है। हरीश भाई, आपने मेरी पूरी बात सुनी ही नहीं। मैंने कहा कि वो लिस्ट आने के बाद ना आपने पूरी बात सुनी कहा। लिस्ट में नाम चेक करने के बाद, लिस्ट में नाम होने के बाद, ऐप में नाम होने के बाद लोगों के नाम नहीं है। आप कहाँ लोगों को बहला फुसला रहे हैं? देखिए, पहला फुसला मैं किसी को नहीं रहा हूँ। मैं जो बात कह रहा हूँ उसको भी सुनिए। आप अपनी बात कह चुकी हैं, मैं आपकी बात सुन रहा हूँ। ऐसा नहीं कि मैं आपकी बात नहीं सुन रहा। तो जो बात मैं कह रहा हूँ उसको भी आप सुन। ठीक है, हमारी जी को सुन लीजिए, फिर अपनी बात रखिए। जी बिल्कुल। स्थानीय प्रशासन, बीएलओ, इन लोगों
की जो कार्यप्रणाली में दोष रहा, त्रुटिपूर्ण रहा, उसके कारण से इन समस्याएं आई। और किसी के माथे पे नहीं लिखा है कि कौन बीजेपी का वोटर है, कौन कांग्रेस का वोटर है, कौन सपा का वोटर है। ये किसी के माथे पे नहीं लिखा है कि माथा देख करके और उसके नाम काट दिए। सर जी मैं टोकूंगी यहाँ मैं टोकूंगी। मैंने नाम लेके आपको बताया कि हमारे अध्यक्षों के नाम नहीं है, जो प्रभारी है उनके नाम नहीं है, तो क्या आपको पता नहीं कि किसके अध्यक्ष है, किसके प्रभारी है? कैसी बात कर रहे हैं आप लोग? हमको तो नहीं पता है, हमको नहीं पता है। कैसे नहीं पता है? और कैसी बात कर रहे हैं? और दूसरी चीज ये है, देखिए खुदा जी, वो सूची में किसी का पद नहीं लिखा होता है कि कौन किस पद पे है, कौन किस, बिल्कुल नहीं लिखा होता है। लेकिन देखिए हरीश भाई अगर किसी की लापरवाही और किसी के कारण 5 साल में आने वाले चुनाव में मतदाताओं का इस तरह 2 लाख से ज्यादा लोगों का वापस जाना, सूची में वापस जाना, मतलब मतदान तक जाने के बाद, बूथ तक जाने के बाद, ये कितनी हास्यास्पद और शर्मनाक स्थिति है कि लोग वहां तक पहुंचे और वोटिंग नहीं कर पाए। नहीं, ये मैंने पहले कहा कि चिंता का विषय है, लेकिन जितना दोषी इसका स्थानीय प्रशासन है या चुनाव आयोग की जो बसिंदी है, जो इस सबको सिस्टम को तैयार करती है, वहीं उतना ही दोष हम लोगों का है कि हम इस प्रणाली के प्रति उतने ही उदासीन हैं कि हम जब भी चुनाव आयोग द्वारा या राज्य निर्वाचन मैं इंटरप्ट करूंगी आपको क्षमा के साथ। हरीश भाई प्लीज इसी बात पे सुन लीजिए, फिर हम बातें करेंगे आगे। तब भी हम शिथिल रहते हैं, हम इस बात की जानकारी नहीं करते कि हमारी नाम सूची में है, एड्रेस है, सही है कि नहीं है, जबकि ऑनलाइन बहुत सारी सुविधाएं हैं और पर्याप्त समय दिया जाता है। लेकिन कहीं न कहीं हमारी शिथिलता के कारण, हमारे अंदर जागरूकता की कमी के होने के कारण ये, मतलब अभी कह रहे हैं कि मतदाता जागरूक नहीं है। कहीं न कहीं ये बात तो ही है कि अगर हमारी जागरूकता होती। अब मैं आप हरीश भाई एक बात जरूर कहना चाहूंगी, प्लीज मुझे वक्त दीजिए, आप बड़े हमारे अग्रज हैं। मैं एक बात जरूर कहना चाहूंगी, यही बात जब हम कहते हैं कि आखिर ये पूछिए, दर्शकों के सामने बात रखना चाहती हूँ मैं, कि जब हम कहते हैं कि भाजपा जो चुनी गई सरकार है वो कितने परसेंटाइल पे बात हुई, तो आप लोग उसको नकारने लगते हैं, बोलते हैं क्या जनता को ये समझाए, क्या जनता को समझाए। आज चूंकि आप पे दोष लग रहे हैं तो आप कह रहे हैं कि जनता में जागरूकता की कमी है। ये 2 तरफा भाव कैसे हो सकता है हरीश भाई? नहीं, आप मुझे बताइए। जब आप मुझे नहीं 2 तरफा, मुझे एक सवाल का जवाब दे। आप कह रही हैं ना कि 2 लाख वोटर, मैं अगर आपकी फिगर मान भी कि 2 लाख लोग, मेरा नहीं प्रिंट मीडिया में आया हुआ है, आप उसको देखिए, मेरा मानिए मीडिया ने दिया है लगभग, ये बात मैंने नहीं दी भाई, ये बात मीडिया में लिख के आ रही है कि लगभग इतने लोग वापस गए जी। जिसके आधार पे आप वोट कर रही हूँ, हम उसको मान भी लें जी, तो भी लखनऊ में 30 लाख वोटर हैं और ये बड़ी संख्या होती है। तो जो लोग घरों से नहीं निकले, कहीं न कहीं, अरे भाई जो निकले हैं वो भी कहीं न कहीं 2 लाख की संख्या उस 30 लाख में काउंटेबल है। वो जो निकले थे, अगर जाके घर पे उन्होंने बोला होगा, सुनिए सर, मैं बताती हूँ क्यों पैदा हुई। मैं बताती हूँ कि यहाँ पे जनता को जागरूक नहीं कहा जा रहा है। अपने घरों से निकली थी, लेकिन क्या निकल कर इसी को समझ रहे हैं हम। बीजेपी साफ तौर पर कह रही है कि जनता जो है, मतदाता जो है, वो कहीं ना कहीं जागरूकता की कमी उसमें रही है और इसी वजह से जो है उनके नाम सूची से काटे गए हैं। लेकिन यहाँ पर समझने वाली बात यह भी होगी कि अगर सूची से नाम काटे गए हैं, प्रतिशत कम हुआ है, तो फिर कांग्रेस का सीधे तौर पर जो आरोप है कि क्या यहाँ पर जो जीत का अंतर रहने वाला है वो कम रहने वाला, तो फिर बीजेपी किस तथ्य पर अपने आप को विजेता घोषित करेगी? सुधा जी, जो एस्टेब्लिश प्रणाली है, जो लोकतांत्रिक जो व्यवस्था है, जो संवैधानिक व्यवस्था है, उसी के आधार पर जो चुनाव जीतेगा वो विजयी होगा, वो किसी दल का हो। रामकृष्ण जी, आपने प्रश्न मुझसे पूछा है। अभी हरीश भाई कहते कि उदासीनता, मैं बताती हूँ, अगर मैं सुबह 9 बजे उठ के गई हूँ 10 बजे वोट देने के लिए और मेरा नाम नहीं है, तो मैं जिस रास्ते से गुजरूंगी ना, 10 लोगों को बताऊंगी कि मेरा नाम नहीं था, और वो 10 लोग सुनेंगे, कहेंगे जब इनका नाम नहीं तो हमारा नाम कहाँ से होगा। ये जो उदासीनता की स्थिति पैदा हुई, कल की स्थिति अगर मैं कहूँ, तो इसमें कहीं ना कहीं हमारे इस दोषपूर्ण प्रणाली का ही कारण है, इतने लोगों का बाहर घर से ना निकलना। क्योंकि जो लोग दोपहर में गए होंगे धूप में झुलसते जलते हुए, वो कितने लोगों से बात करके आए होंगे, उन्होंने कितने लोगों से बात किया होगा।
कि मेरा नाम कट गया, मैं तो रोज हमेशा हर बार मतदान ठीक करता है हूँ। सुधा जी, तो ये तो मतदाताओं जानबूझ की के बात हो गई, लेकिन यहाँ पर ये बताइएगा कि कांग्रेस के लिए पहला चरण में क्या कुछ हासिल होने वाला है? देखिए, रामकृष्ण जी, जनता के ऊपर क्या है और कितना परसेंटाइल वोट हुआ है और उसका क्या है, इसके बारे में मैं कोई पहले से क्या बोल दूं, लेकिन मैं जानती हूं कि जो कल की स्थिति थी इसके बारे में हम सड़क पे ही रहने वाले हैं। हम जनता से जरूर बात करने वाले हैं कि अगर जो जिस सरकार के ज्यादा से ज्यादा लोग भाजपा के लोग थे, क्या ऐसा नहीं हुआ जिसके कारण जनता में इतनी उदासीनता आ गई? आखिर जनता वोट भी डालने नहीं जा रही है, ऐसा कौन कौन से कारण थे? इसको लेके रामकृष्ण जी हम लोग सड़क पे ही रहने वाले हैं, क्योंकि सड़क पे ही हमारी आवाज तो बंद नहीं कर पाएंगे। कहीं से नाम काट दे, कुछ भी ना करने दे, सदस्यता खत्म कर दे, कुछ भी कर दे, एन केन प्रकार शासन प्रशासन का ये मिस यूज करते हुए, मिस मैनेज करते हुए कुछ भी करें, लेकिन जनता के साथ, अगर जनता हमारे साथ खड़ी हो गई तो इनका जो मिस मैनेज है, जो इनका मिस यूज है, ये कहीं ना कहीं उत्तर जनता इनको देगी। और जो पहला चरण का चुनाव था, इसको ध्यान रखते हुए हम जरूर कोशिश करेंगे कि हर बूथ पे, हर जगह हम अपनी जवाबदेही इनसे लेने की बात कर सके। और ये स्थिति जो कल की थी, ये भगवान से मैं प्रे भी करूंगी इसलिए उत्पन्न न होने पाए, कम से कम जो लोग वहां तक पहुंचे वो वोट दे पाए, इसके लिए पूरी कोशिश की जाएगी। और अगर ऐसा होता फिर से है तो हम जनता के साथ सड़कों पे लगे रहेंगे, डटे रहेंगे। जो काम चुनाव आयोग का था, जो वो नहीं कर पाया लोगों को जागरूक, उसके लिए हम प्रश्न पूछेंगे आगे कारण कौन कौन से हैं कि जनता जिसमें जागरूकता होनी चाहिए थी। क्योंकि कोरोना काल में जिस तरह लोगों को जिस तरह डर के साए में जीना पड़ा था, इस समय तो प्रश्न बनता था बाहर निकल के आने का, वोट देने का। ठीक है, अगर जनता बाहर तक नहीं आई है तो क्यों नहीं आई? अरुण सिंह हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अरुण जी, बहुत स्वागत है। पहले चरण का मतदान खत्म हो चुका है, 46% मतदाताओं ने अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया है। आम आदमी पार्टी कहां पर अपने आप को देखती है पहले चरण में? अरुण सिंह, चलिए, अरुण जी तक शायद हमारी आवाज नहीं पहुंच रही है, लेकिन यहां पर नगर निकाय चुनाव दरअसल जो होता है वो क्षेत्र, समुदाय, धर्म, जाति और विकास के आधार पर होता है। लेकिन इस बार के चुनाव में दरअसल कानून व्यवस्था भी एक बड़ा फैक्टर था जो कि पहली बार शामिल हुआ है। हाल ही में हमने देखा कि अतीक अहमद और अशरफ की हत्या पुलिस कस्टडी में, उससे पहले अतीक अहमद को उम्र कैद की सजा सुनाई गई। तो योगी आदित्यनाथ ने पूरी तौर पर यह मैसेज देने की कोशिश की कि दरअसल आदित्यनाथ योगी की सरकार में कानून व्यवस्था के साथ जो भी खिलवाड़ करेगा उसका अंजाम वही होगा जो अतीक अहमद को उम्र कैद की सजा देकर साबरमती जेल भेजा गया था। यहां पर सुधा जी, कानून व्यवस्था के मुद्दे पर भी यहां पर वोटिंग की गई है, आपका क्या सोचना है? कैसी बात कर, बिल्कुल नहीं। अगर की गई होती तो जनता एक साथ खड़ी होकर यहाँ लखनऊ से जंतर मंतर की आवाज वहां तक पहुंचती। क्योंकि आप जानते हैं कि अगर एक व्यक्ति अपराधी है, उस पे मुकदमे हैं और उसको सजा हो रही है, तो दूसरा भी तो अपराधी है ना, जिसके खिलाफ आप जानते हैं कि जब जो बच्चियों के ऊपर जब यौन के जो आरोप होते हैं, यौन आरोप होते हैं, उस पे तुरंत गिरफ्तारी की बात होती है जो कानून कहता है। उसके बावजूद वो व्यक्ति कह रहा है कि जब तक मोदी जी और शाह जी नहीं कहेंगे हम इस्तीफा नहीं देंगे। तो मैं कैसे मान लूं कि हमारे उत्तर प्रदेश में दोहरे मापदंड नहीं है, गहरा मापदंड है? मैं कैसे मान लूं कि सिर्फ पुलिस के जो इनका बुलडोजर है, इनका जो प्रशासन है, दिन दहाड़े अपराधी हो चाहे कोई भी व्यक्ति हो, रामकृष्ण जी आप भी जानते हैं अपने देश में न्याय को चलाने के लिए कुछ व्यवस्थाएं की गई हैं। अपराधी घोषित था, जेलें बंद था, आरोप सिद्ध था, उसकी सजा गवर्नमेंट जो न्यायपालिका थी वो दे रही थी। लेकिन सरेआम जिन 3 लोगों ने उनकी हत्या की और उस समय पुलिस प्रशासन का कुछ न करना, ये प्रश्न चिन्ह छोड़ता है, ये प्रश्न चिन्ह खड़ा करता है कि आखिर हमारी पुलिस प्रशासन में ऐसी कौन सी कमी रह गई, ऐसी कौन सी खामी रह गई। उत्तर प्रदेश की बात कर रही हूँ मैं कि खामी क्या रह गई कि सरेआम एक व्यक्ति को 10 बजे वो कहाँ जा रहा है, कैसे इन्फॉर्मेशन लीक हुई, कैसे लोग जान पाए, कैसे कुछ लेके हम चल रहे थे, और वो हत्या करने वालों किससे जुड़े हुए लोग हैं ये भी आप देख रहे हैं। तो मैं कभी ये नहीं कह सकती हूँ, खास करके उत्तर प्रदेश का वासी होने के नाते, कि यहाँ सब कुछ दुरुस्त चल रहा है। अतीक अहमद का जराइम की दुनिया का इतिहास, और आज तक किसी भी मामले में उसे सजा नहीं हुई, दोषी साबित नहीं किया गया। लेकिन उमेश पाल अपहरण केस में उसे उम्र कैद की सजा प्रयागराज के MP MLA कोर्ट ने सुनाई थी, जिसके बाद उसे साबरमती जेल भेजा गया था। असद का एनकाउंटर हुआ, उसके बेटे का गुलाम का एनकाउंटर हुआ, और लगातार जो है योगी आदित्यनाथ कह रहे हैं कि भाई हमने कानून व्यवस्था मजबूत कर दी है यूपी की।
बिल्कुल बिल्कुल, मैं बताती हूँ, क्योंकि कानून व्यवस्था मजबूत कर दी है अपने ही सरकार आने के बाद, अपने ऊपर सारे आरोपों को हटा देना। आप जानते हैं ना कि जब सरकार बनी तो जितने अपने लोगों के ऊपर आरोप थे सबको हटा दिया गया। तो कौन सा कानून और कौन सी व्यवस्था, किसकी हम बात कर रहे हैं? ऐसे कौन से अपराध होते हैं, सूचीबद्ध अपराध होते हैं, जिनको हम, अगर मैं सरकार में आऊं तो मैं अपना हटा दूं, उनको मैं मार दूं, उनको मैं ठुकवा, जो शब्दावली यूज हो रही है रामकृष्ण जी, ये बड़ी मायने की शब्द है। आप देखिए कि ठोक दिया गया, मिट्टी मिला दिया गया। हम, अरे अगर योगी जी हमारे मुख्यमंत्री हैं, हम सबके मुख्यमंत्री हैं, पार्टी विशेष के नहीं है, उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री योगी जी हैं। योगी जी अगर इन सारी जो वो कह रहे हैं, वादे कर रहे हैं, अगर सबके लिए होता, अपराधी एक जैसे होते, मैं मानती हूँ अपराधी सिर्फ अपराधी होता है, लेकिन ऐसा कैसे यूपी में हो रहा है कि एक अपराधी तो खड़े सीधे से मार दिया जा रहा है और दूसरा अपराधी कह रहा है कि अगर मोदी जी, शाह जी कहेंगे तो हम देखेंगे। अपराध सिद्ध न हो या सिद्ध हो, लेकिन बेटियों ने अगर कुछ आरोप लगाए हैं तो पहला फर्ज क्या बनता है इस देश का, इस देश के लोगों का? योगी जी को स्वयं बोलना चाहिए मोदी जी से ना कि आप ऐसा क्यों कर रहे हैं, इनका, जिनसे इस्तीफा दिलवाइए, इनको भेजिए, हम उस पर काम करेंगे। क्यों नहीं हो पा रहा है? बुलडोजर क्यों नहीं चल पा रहा है? क्या ये प्रश्न चिन्ह नहीं खड़ा करता है क्या? जो न्याय व्यवस्था के तहत कार्य हो रहे हैं वैसे ही होने चाहिए। देखिए, कानून व्यवस्था तो सर्वोच्च प्राथमिकता है और कानून व्यवस्था का सभी क्षेत्रों में प्रभाव भी पड़ता है। अतीक अहमद और अशरफ के मारे जाने को लेकर के विपक्षी दल के मित्रों में इतनी क्यों परेशानी है, मुझे नहीं लगता। नहीं, परेशानी हमें सिर्फ इस बात की है कि बच्चियां वहां जंतर मंतर में बैठी हैं, सरकार मौन साधे बैठी है। दिक्कत इस बात से है, दिक्कत इस बात से है कि शासन प्रशासन को लेके इतना दंभ भरने वाली सरकार आज कुछ क्यों नहीं बोली है, मौन बने क्यों बैठी हुई है, साध के मौन? ये प्रश्न है, चिंता इस बात की है। अतीक अपराधी था, सबने मान लिया, हमने अपराध सबने मान लिया, कोई उसको कुछ कह नहीं रहा है कि नहीं अतीक बहुत अच्छे इंसान थे। मैंने कहा अतीक अपराधी था, तो आप इसको नहीं सुन पा रहे हैं। हमें उसकी मरने मारने की बात नहीं कर रही हूँ, मैं न्यायपालिका की बात कर रही हूँ, मैं प्रशासन की व्यवस्था की बात कर रही हूँ। हमारी पुलिस की चौकन्नी कैसे नहीं थी कि 3 लोग आते हैं, सूट कर देते हैं, और सूट कहाँ से करते हैं? सीधे कनपटी पे। तो पुलिस व्यवस्था में नाकामी है कि नहीं है, इस पे आपको भी चिंतित होना चाहिए। आप भी बाहर निकलते हैं, मैं भी बाहर निकलती हूँ। अगर पुलिस प्रशासन चैतन्य नहीं है, उस पे न्यायिक आयोग गठित है, वो उसकी जांच कर रहा है। मालूम चलेगा हरीश भाई, कोई बख्शे जाने वाले मुझे अपने भगवान का नाम वहाँ पे उच्चारित करना मुझे इतना खराब लगा था कि जिस धर्म से मैं आती हूँ उस धर्म के कुछ नारों का ऐसा बेजा इस्तेमाल किया जा रहा है। दर्द इस बात का है। बात नहीं, बिल्कुल गलत कह रहे। सरकार बिना भेदभाव के काम कर रही है और सारी नीतियों। तो ब्रजभूषण शरण सिंह पे कोई काम क्यों नहीं हुआ सर? मुझे इसका जवाब चाहिए। आखिर कितने मुकदमे हैं ब्रजभूषण शरण सिंह पे? कितने मुकदमे हैं? मैं आपको दिखा दूं कितने मुकदमे हैं उनके ऊपर। जाति धर्म देखते हो अलग की बात है, लेकिन नहीं तो ब्रजभूषण शरण सिंह पे ऐसा कौन से वो क्या ऐसे है कि उन पे कोई काम नहीं हो रहा है? माफिया हो जो कोई भक्ता जाने वाला। फिर वही बात, आखिर ब्रजभूषण शरण सिंह पे कोई काम क्यों नहीं हो रहा है? कोई भी हो, XYZ कोई भी हो सर, मैं हरीश सर, मैं इस प्रदेश की नागरिक होने के बाद, इस देश की नागरिक होने के नाते आपसे सिर्फ प्रश्न कर रही हूँ कि ब्रजभूषण शरण सिंह पे कोई कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है? देखिए, कोई जो ऑफेंडर है उसके ऊपर कार्रवाई सुनिश्चित होगी। मैं क्यों सुप्रीम कोर्ट ने FIR क्यों नहीं कर दिया? और जिस धारा में FIR की गई है उस धारा में तुरंत गिरफ्तारी होती है, क्यों नहीं कुछ हो रहा है? देखिए, ये चीजें, इसका जवाब मैं नहीं दे सकता, इसका पुलिस प्रशासन देगा जवाब। लेकिन मैं केवल इतना कह सकता हूं कि जिसने कानून को तोड़ा है, जिसने कानून अपराध किया है, वो उसको योगी राज में कोई छूट नहीं है। और जितने नहीं सर, इसी दोहरी मानसिकता की मैं बात कर रही हूँ। अभी आप जो मुझ पे डाल रहे थे, अभी जो आप मुझ पे डाल रहे थे कि अतीक और अशरफ के मारे जाने में हम बहुत दुखी है, हम दुखी नहीं है, हम दुखी हैं इस प्रदेश में शासन व्यवस्था में दोहरे मापदंडों को लेके। हम दुखी हैं अपने प्रदेश में, इस बात से चिंतित है कि आखिर दोहरे मापदंड से सरकार क्यों चल रही है? ऐसा कौन सा कारण है कि दोहरा मापदंड रखा जा रहा है? कोई दोहरा मापदंड उत्तर प्रदेश में नहीं है। उन्नाव में बलात्कारी का आरोपी वापस छूट के आता है, घर में आग लगा देता है। आप लोगों ने क्या किया उस पे? इस पे अभी उन्नाव में आपने देखा होगा ना, घर जला दिया गया, उन बच्चियों में बच्चे जल गए। उस पे क्या किया आप लोगों ने? वो कौन था? किसकी सहते वो लोग इतना बड़ा काम कर रहे हैं? आए दिन रोज ऐसे काम हो रहे हैं सर, और जवाब के नाम पे आप लोग कहते हैं कि पुलिस देखेगी। उस घटना की तहकीकात मैंने नहीं किया, लेकिन
कोई अपराधी सर किसी तहकीकात मामले में कैसे होगी? पूरे उत्तर बुलडोजर प्रदेश से में तो महिलाएं जल जाती योगी हैं, सरकार आरोपी भी व्यक्ति आके पत्थर घर जला के गिराता तो बच्चों को जला और देता कोई है, भी लेकिन अपराधी तहकीकात को चल रही है। बराबर इस देश में तहकीकात चलती रहेगी। तहकीकात करने वाले लोग ऑन स्पॉट 2 लोगों को मार देंगे, हरीश क्योंकि जी वो ये अपराधियों बताइए को कि अगर ताकत कानून रखते हैं मारने व्यवस्था को की। जब मुद्दा आपकी बनाकर पब्लिक सरकार वोट आएगी, करती है या फिर कल उसने जब पब्लिक ने आपकी वोट किया सरकार पहले चरण आएगी, के आपकी मतदान जहाँ के सरकार है, वहाँ भी तहत, जरा तो आंख उठा वोट के देख बीजेपी के पक्ष में या क्या होगा। बीजेपी के खिलाफ कानून व्यवस्था के मामले में? हरीश जी उत्तर प्रदेश की सीमा से रामकृष्ण लड़ा जी, हुआ है। भय का माहौल बनाया गया है। पूरी तरह से लोग भय के माहौल में हैं। जिस तरह के डर सवाल के खड़ा मारे करती है, वोटिंग कैसे क्या करेंगे भाई? राजस्थान सरकार नहीं पूछ पाती है? आए दिन सर कोई भी सरकार, मैं जब बातें करती हूँ राजस्थान, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, मध्य प्रदेश, उसकी बात हो। बीजेपी जीत का दावा कर रही है तो कांग्रेस को 13 मई का इंतजार है। आम आदमी पार्टी का फिलहाल क्या कुछ दावा है, क्या कुछ अनुमान है आपका? निकाय चुनाव में जो रिजल्ट आएंगे वो चौंकाने वाले होंगे और आम आदमी पार्टी सीधे सीधे कई जगह बीजेपी से सीधे टक्कर ले रही है और कुछ जगह तिकोड़ा संघर्ष है, पर आम आदमी पार्टी का पहले से बहुत अच्छा रिजल्ट आएगा। काफी पार्षद हमारे मेयर अभी चुन के आएंगे। हमने कई जगह, हम जैसे लखनऊ में भी कई जगह अच्छा लड़ रहे हैं, प्रयागराज है, उन्नाव है, कई ऐसे जिले, कई सारे जिले हैं जैसे हरदोई है, कुशीनगर, आगरा, इन सब जगह बहुत अच्छा हम लड़ रहे हैं और बहुत अच्छा जनता हमारे साथ आई है निकलकर, क्योंकि हमारी जो नीतियां हैं, गारंटी वाली नीतियां हैं, वो लोग पसंद कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात है, हमने सबसे ज्यादा बात करी है कि हमने स्वास्थ्य पे और शिक्षा पे और हमने ये जो हाउस टैक्स हमारा हाफ और वाटर टैक्स माफ जो हम लोगों ने नारा दिया है, इस पे जनता बहुत ज्यादा मतलब चाहती है कि ये मतलब आप पार्टी नगर निकाय चुनाव में पूर्ण रूप से आए। सबसे बड़ी बात है कुछ जगहों पे हमारे यहाँ पर कुछ लोगों समझने वाली बात यह है कि आप बड़ी मजबूती के साथ लड़ रहे हैं। दिल्ली और पंजाब के आम आदमी पार्टी सरकार के मॉडल को आप उतारने का दावा कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ये बताइए कि आम आदमी पार्टी फिलहाल अगर हम बीजेपी के बाद बात करें तो सपा का स्थान लेगी या फिर कांग्रेस का? देखिए, आम आदमी पार्टी बीजेपी का ही, सपा कांग्रेस को दोनों क्रॉस करके आगे निकल चुकी है। आपने देखा है, पंजाब में भी देखा है, दिल्ली में देखा है कि यहाँ सरकार है, गुजरात में भी देखा, अन्य जगहों पे देख रहे हैं। उत्तर प्रदेश के अंदर आम आदमी पार्टी को चाहने वाले मतदाता बढ़ रहे हैं और अच्छा वोट प्रतिशत हमारा आएगा। और ये समझ लीजिए कांग्रेस तो पीछे छूट चुकी है काफी। उत्तर प्रदेश में कांग्रेस का तो वजूद नहीं है और मेन बीजेपी, सपा और आम आदमी तीन में कई जगह लड़ाई है और कई जगह सीधे बीजेपी और आम में है। ये बात आपको भी, पहला चरण हो गया, दूसरे चरण में भाजपा का और ज्यादा अभी ग्राफ गिरेगा। हरीश जी, भाजपा का ग्राफ गिरने वाला है दूसरे चरण में। अरुण जी आरोप लगा रहे हैं, अरुण जी का दावा है गिरेगा। उसके कई कारण है, बहुत कारण है। आप देखिए उधर मेरठ उस बेल्ट पे कितने इनके बागी, कितने लोग इनको भीतर घात लगाएंगे। अरे भीतर घात भी हो रहा है और वहां की स्थिति देख रहे हैं, कानून व्यवस्था आप देख ही रहे हैं क्या हालत है। सड़क पे सरेआम मर्डर होते हैं और कहते हैं नहीं नहीं ये तो ये ऊपर वाले का नीचे वाले का बताते हैं, सरेआम मर्डर हो रहे हैं, कह रहे हैं कानून व्यवस्था अच्छी है। कहाँ व्यवस्था अच्छी है? खुलेआम जब ऐसे लोग मारे जा रहे हैं, आम आदमी क्या करेगा? ठीक है, अरुण जी जवाब ले लीजिए। हरीश जी बोल रहे हैं दिल्ली की भी व्यवस्था सबने देखी है कि किस तरह से दिल्ली का मॉडल तो पूरे देश में, विदेश तक देख रहे हैं। जो आला कमान है और किस तरह शराब में नहाई, ये पूरा देश देख रहा है। और ये देखिए अभी सच्चाई सामने आई है ईडी की। ईडी ने माफी मांगी चिट्ठी लिखकर। ईमानदार वाले लोग देश के चुनाव 24 में देखे, ईमानदार वाले लोग करोड़ घंटे रिपेयरिंग में लगाते हैं, ये भी सब देख रहे हैं। और झूठे में लादने वाली पार्टी भारतीय जनता पार्टी है, पूरी झूठी पार्टी, इसको झूठी पार्टी है। बोलने की आजादी इनके जितने लोग कितने हैं, सब करप्शन वाले, सब बढ़िया धुले चले आ रहे हैं। कितने मुकदमे फर्जी लगा दिए। आम आदमी पार्टी के लिए सपना देख सकते हैं, लेकिन
सपना नहीं, को आप जो देखिए, अभी आपने देखा हमारे मेन सांसद जी पे जो ईडी लगाया, क्या माफी मांगी, चिट्ठी भेजी कि गलती हो गई, राहुल सिंह के संजय सिंह लिख गया। जो वादे अब नीरव मोदी की जगह नरेंद्र मोदी क्यों नहीं लिख गया? ये उस क्या ईडी को बना के अपने जेब में रख रखा है, सीबीआई सब जेब में रखा है? कि आम आदमी पार्टी कहाँ खड़ी है? तानाशाही वाली सरकार है, कब तक चलेगी? तो कह दीजिए कि 100% रिजल्ट आम आदमी पार्टी के, कोई बना करने वाला नहीं। लेकिन अरे अभी इसका रिजल्ट उत्तर प्रदेश की जनता 13 तारीख को देगी, तब सच सामने आएगा, तब आप किस पड़े खड़े होंगे, कहाँ खड़े होंगे, ये आपको अंदाज पड़ेगा। अभी तो आप कुछ भी बोल सकते हैं। चुनाव जो है इसमें तो आएगा, पर आज 24 वाले में आप देखिए क्या होने वाला है, इसी से पता चल जाएगा। वो आप हम लोग यहाँ 1 नंबर से 2, 4 और 10 तक पहुंच रहे हैं। 24 में भी देख रहे हैं, वो आप 22 में भी देख रहे थे, 24 में भी देख रहे थे। 10 साल के अंदर पार्टी ने 2 राज्यों में बना ली सरकार, और बाहर पूरे देखिए राष्ट्रीय पार्टी बन गई। अब भी नहीं समझ में आता, इतनी डरी हुई है बीजेपी कि एक एक आदमी जरा से कुछ में सब सिर्फ कहीं ना कहीं फंसा दो, इसमें फंसाओ उसमें फंसाओ। और उनके यहाँ जो आ जाए वॉशिंग मशीन लगा रखी है, आ जाओ करप्शन वाले धुल के निकल जाओ, आ जाओ करप्शन वाले धुल के निकल जाओ। बीजेपी इनका कहना है कि दंगा रोक दिया, दंगा करने वाले सत्ता में आएंगे तो दंगा रोक ही जाएगा। बीजेपी करप्शन करने की छूट नहीं दे रही है, केवल इतना है। लिस्ट है पूरी बीजेपी के करप्शन वाले वॉशिंग मशीन में डाल के निकालने की जीत का पूरी दावा लिस्ट कर रही है। है और 80% सीटों पर जीत का अनुमान बीजेपी को है। तो कांग्रेस को 13 मई का इंतजार है। वहीं आम आदमी पार्टी का सीधे तौर पर कहना है कि बीजेपी को मजा चखाने वाली आम आदमी पार्टी, और जिस तरीके से दिल्ली में सरकार बनाई, पंजाब में सरकार बनाई, एक नेशनल पार्टी, तो अब वो बीजेपी की जगह लेगी। और कहीं ना कहीं जनता जो है वो बीजेपी से त्रस्त आ चुकी है और आम आदमी पार्टी की ओर देख रही है। लेकिन अभी दूसरे चरण का मतदान 11 मई को, और देखना दिलचस्प होगा कि फिलहाल 13 मई को जब नतीजे खुलकर सामने आएंगे तो जनता किसके पक्ष में वोट डालती हुई नजर आई थी और किसे जनता ने चुना है। फिलहाल बहुत शुक्रिया आप तमाम मेहमानों का हमारे साथ इस खास डिबेट शो में जुड़ने के लिए। तो फिलहाल इस डिबेट में बस इतना ही, लेकिन देश दुनिया की बाकी बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए ए न्यूज़ टुडे।